तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली हमारी रहेगी राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर ही। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो डाली है राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में। शक्ति के संदर्भ में मैंने उसमें अध्यादेश से संबंधित जितने संवैधानिक मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो विवादित मुद्दे हैं, सारे विवादित मुद्दे और संवैधानिक मुद्दे पर मैंने चर्चा किया है। जा करके उस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। उनकी शक्तियों के अंतर्गत एक आती है उनकी आपातकालीन शक्ति। ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जानिए कि राष्ट्रपति की जो ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये हमारे संविधान में जितने पार्ट हैं उन पार्ट के अंतर्गत जो 18वां पार्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। ठीक है, दूसरा ये तो लिया गया है किस संविधान से एडॉप्ट किया गया। आप ये जान जाइए, आपको तो ये मालूम होगा कि हमारा संविधान जो है अन्य बहुत सारे देशों से प्रेरित है। ठीक है, तो उस जैसे कि ये आपातकालीन शक्ति, तो ये शक्ति संविधान जर्मन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, वहाँ से एडॉप्ट किया गया है और ये जर्मन के संविधान के अंतर्गत, और जर्मन में ये कहाँ से लिया गया है, जर्मन के बीमर संविधान से लिया गया है। कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ देगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया, तो वहाँ पर जर्मन के बीमर का संविधान ऐसे अंतर्गत ऐसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक, तो रही ये इंट्रोडक्शन की बात। फिर आते हैं इसकी बेसिक बात पे। तो जानिए कि भारत के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक है भारत की राष्ट्रीय आपात की शक्ति। ठीक है, ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। बेसिकली हम आज राष्ट्रीय आपात के ऊपर ही बात करेंगे। फिर आता है राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। फिर एक आपातकालीन शक्ति आते हैं वित्तीय आपात। ठीक है, तो वो आता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ये सारे भाग आते हैं, ये सारे जो आर्टिकल है वो हमारे संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। ओके, तो राष्ट्रीय आपात बेसिकली है क्या, इसके संदर्भ में जो बातें हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक बेसिक सी बात ये जान जाइए कि जो राष्ट्रीय आपात है, ओके, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। और 352 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान यानी राष्ट्रपति को ये पता चल जाए किसी भी माध्यम से कि युद्ध, 3-4 शब्द, ये शब्द को ध्यान रखिए कि इसमें किस चीज शब्दों का वर्णन किया गया। यहाँ पे कॉमा रहेगा, कॉमा छूट गया। तो युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये 3 चीज है। युद्ध है, वाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, के कारण यदि भारत की कोई हिस्सा या पूरा भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसी पूरे भारत में भी लागू हो सकती है या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। ठीक, और ये आप जानिए कि एक बेसिक बात है कि 44वें संविधान संशोधन 1978, सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 से पहले जो था उसमें आर्टिकल 352 में कुछ और प्रावधान थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा में 2 शब्द को जोड़ा गया था, बदला गया था। पहला चीज थी आंतरिक अशांति। यहाँ पे जहाँ सशस्त्र विद्रोह है, ये सशस्त्र विद्रोह के जगह पर आंतरिक अशांति था, तो आंतरिक अशांति को चेंज कर करके सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये जोड़ी गई कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, उससे पहले मंत्रिमंडल, याद रखना यहाँ पे मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल केवल इसी भाग में मिलेगा जहाँ पर लिखित सलाह जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें हैं, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है, ये 2 बातों को जोड़ा गया। फिर आगे जानते हैं
राष्ट्रपति से संबंधित ये है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में ये बातें हैं कि यदि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू कर देता है, तो ये संसद के जो सत्र है, वो संसद का सत्र अगर प्रारंभ हो जाए तो उससे केवल 1 माह के भीतर ही संसद को क्या करना पड़ता है, इसे विशेष बहुमत, यहाँ बहुमत याद रखिएगा कि बहुमत के बारे में पूछ सकता है कई बार। तो विशेष बहुमत से क्या करता है, विशेष बहुमत से उसे अनुमोदित करता है केवल 1 माह के भीतर। अगर 1 माह के भीतर अनुमोदित कर देता है तो ये आगे 6 माह के लिए बढ़ जाती है, और यदि अनुमोदित नहीं करता है तो वहीं पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। अगर 6 माह के आगे भी और बढ़ाना है तो फिर संसद में विशेष बहुमत से अनुमोदित करेगा संसद, तो फिर ये आगे 6 माह के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, और घोषणा की समाप्ति, ये अध्यादेश बार बार अध्यादेश याद आ रहा है। तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उसको समाप्त करने के लिए एक बात तो ये कि राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। दूसरी, संसद अगर अनुमोदन ना करे 1 माह के भीतर तो भी यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, या फिर लोकसभा इसे क्या करता है, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त कर सकता है। इन 3 तरीकों से अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय आपात की शक्तियां हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव ये पड़ते हैं कि केंद्र के द्वारा, याद रखें, जो केंद्र है उसके द्वारा राज्य के किसी भी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी केंद्र की जो कार्यपालिका है उसके द्वारा जो राज्य की जो कार्यपालिका है, जो प्रशासनिक जो अधिकारियों हैं, उनको केंद्र के द्वारा कोई किसी कार्य के संदर्भ में निर्देश दिए जा सकते हैं। और दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची के विषयों पे। इससे पहले हमने अध्यादेश के बारे में पढ़ा, वहाँ पर अध्यादेश के संदर्भ में यही बातें थी कि राष्ट्रपति बेसिकली अध्यादेश केवल संघ सूची और समवर्ती सूची, 2 सूची होती हैं, उस पे ही जारी कर सकता था। परंतु जब अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो उस समय संसद क्या कर सकता है, संसद जो होता है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, और राष्ट्रपति राज्य सूची के संदर्भ में, राज्य सूची में जो जो बातें लिखी हैं उससे संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी आती है, यहाँ पर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में यही बात है कि अपना मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, परंतु राष्ट्रीय आपात एक ऐसी परिस्थिति है जिस संदर्भ में मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। और फिर इसका एक भी और प्रभाव पड़ता है, लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल, दोनों में से किसी का भी कार्यकाल या दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ये उसके इफेक्ट है। ठीक है, और कुछ बेसिकली और भी बातें जान लेते हैं इसके संदर्भ में कि अपने भारत में जो है राष्ट्रीय आपात जो है मुख्यतः 3 बार लागू हुआ था। ओके, 3 बार कब, एक तो लागू हुआ था जब चीन युद्ध हुआ था पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार ये लागू हुआ था 1971 में पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में, 3 दिसंबर 1971 में। और तीसरी बार इंदिरा गांधी ने इसे पारित किया था। बेसिकली ज़्यादातर इंदिरा गांधी के संदर्भ में ही ये हुआ था, और इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के संदर्भ में 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। ओके, तो इसीलिए बेसिकली यही माना जाता है कि आंतरिक अशांति के कारण ये आंतरिक अशांति थी, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके अब उसमें जोड़ दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, और फिर एक और बात जान लेते हैं इसके संदर्भ में, 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय आपात है, इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, अर्थात तो न्यायालय में इसके संदर्भ में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी व्याख्या को बदली गई और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात
हो उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल केस में 1980 में भी यह घोषणा की कि राष्ट्रीय आपात की न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसे अवैध पाया जाए तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ तक की बातें हो गई। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आगे हम दो बातें और बच गई राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में, एक तो राष्ट्रपति शासन, एक है वित्तीय आपात। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इन दो बचे हुए आपातकालीन शक्तियों को। ठीक है, धन्यवाद।